सो चलिए, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे थे ना। तो जैसे कल हम लोग जो डबल इंटीग्रेशन किया था, एक तो था क्वेश्चन जिसमें इजीली आप सॉल्व कर पा रहे थे, एक अप्रोच था आपका कि आप उसमें क्या कर रहे थे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगा रहे थे, और एक था कि चेंज ऑफ वेरिएबल किया था। तो चेंज ऑफ वेरिएबल में 2 क्वेश्चन किए थे। जैसे कुछ क्वेश्चन और अगर देखो, जैसे कई बार जो पोलर फॉर्म है वो भी चेंज ऑफ वेरिएबल ही है, वन काइंड ऑफ, है ना। जैसे मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि e⁻⁻x² + y² dy/dx, या प्रॉपर मैं बुक का ही क्वेश्चन लिख देता हूँ, या चलो अभी के लिए dx dy। सर थोड़ा सा एक एक दो डाउट था। हाँ आते हैं, पूछिए क्या। सर जैसे कि वो आप जेकोबियन लेते थे ना, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करना था, तो dx/dt, तो उसमें आप जैसे जेकोबियन की जगह उसका मोड को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, तो वह मोड डायरेक्ट जेकोबियन क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे नहीं, थे वो फिर फॉर्मूला उसमें? है, उसके लिए प्रूफ देखना पड़ेगा आपको। दैट इज द रिजल्ट, तो उसके लिए आपको प्रूफ देखना है। जैकोबियन क्यों, फॉर्मूला है, मॉड जे लगाना है, क्योंकि ये रिजल्ट, उसके लिए आपको प्रूफ देखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है ना। क्योंकि x का वैल्यू तो j आता है, तो डायरेक्ट j सब्स्टिट्यूट हो सकता था वहाँ। एक्स का वैल्यू कहाँ जे आता है। dx/dt जो j आता है ना, तो उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट j करते, लेकिन आप मोड j कर रहे थे। हाँ, क्योंकि मॉड जे ही सही है, इसलिए मॉड जे कर रहे थे, है ना। जे करेंगे तो गलत आंसर आएगा बहुत सारे केसेस में। वो कोइंसिडेंस हो सकता है कि आंसर आपका सही आ जाए, वो कोइंसिडेंसेस होंगे, ज़्यादातर गलत ही आंसर आएगा। तो मॉड जे ही करेक्ट थ्योरम है, रिजल्ट है, तो मॉड जे ही आपको लगाना पड़ेगा, तभी आएगा। बाकी क्यों आता है उसके लिए प्रूफ देख सकते हैं, हमने प्रूफ किया था। अब जाके देखिए यूनिवेरिएट केस में, ट्रांसफॉर्मेशन का केस में प्रूफ किया था ना हमने, कि ये क्यों ऐसा आता है। इसको मैंने dx/ ये किया था ना मैंने यहाँ पे, f(x) इंटू dx/dy, ये यहाँ भी मॉड लगा रहे हैं, ये मॉड जे ही तो है, ये वही है। तो ये भी मॉड से है, क्योंकि ये पीडीएफ, अगर मॉड नहीं लगाओगे ना, मान लो डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तो पीडीएफ नेगेटिव आ जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। पीडीएफ का डेफिनेशन है कि वो पॉजिटिव होने चाहिए, है ना। वहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो पीडीएफ नहीं था ना, यहाँ तो सिंपल हाँ, कैलकुलेशन यहाँ था। भी कुछ भी होगा तब भी आपको मॉड से ही लगाना पड़ेगा, वरना आंसर अपोजिट आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको प्रूफ देखना पड़ेगा, द सेम थिंग, क्योंकि यहाँ पे वही रिजल्ट यहाँ यूज़ हो रहा है, इंटीग्रल वाला ही रिजल्ट यहाँ यूज़ हो रहा है। तो दोनों अलग अलग नहीं है, यही वहाँ भी, यहाँ वहाँ भी क्या कर रहे थे, फंक्शन तो चेंज कर रहे हैं, बाद में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सेम अभी भी हम कर रहे हैं, फंक्शन ही तो चेंज कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ हो रही है। जैसे यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे मैं अगर इस डी वाई को इधर बुला लूँ तो वैसे ही हो जाएगा। तो वहाँ पे बस चेंज ही तो हो रहा है, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं ना हम लोग, ये चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बोलूँ कि यहाँ अगर मेरे पास डी वाई है, तो यहाँ डी एक्स हो जाएगा, ये जगह पे इसको उधर बुला लूँ। हाँ सर, जो एग्जांपल दे रहे थे ना सब्स्टिट्यूशन करके, तो उसमें देख रहे थे हम ना कि x का dx/dt j आता है, लेकिन आप पुट करते समय मोड j कर दिए। जी जी जी, बिल्कुल। तो मॉड जे ही रिजल्ट है, हमने रिजल्ट मॉड जे ही लिखा हुआ है। तो जब हमने फॉर्मूला लिखा है कल क्लास में, तो मॉड जे ही करेक्ट है। सो मॉड जे इज द रिजल्ट, सो मॉड ही लगाने पड़ेंगे आपको। बाकी उसके लिए बुक में प्रूफ मिल जाएगा, हाउ टू ट्रांसफॉर्म, बुक वाले प्रूफ करके दिखाते हैं। आप किसी भी इंटीग्रल कैलकुलस का बुक उठा लीजिए, थ्योरम लिखा होगा, उसका आप प्रूफ देख सकते हैं, वहाँ प्रूफ किया है। क्योंकि जितने भी रिजल्ट्स हैं थ्योरम से, सबका प्रूफ है। प्रूफ मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ प्रूफ कराना नहीं, हमारा टारगेट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि एंट्रेंस में प्रॉब्लम्स आएंगे उसको सॉल्व करना है। सो आपको रिजल्ट यूज करने टू सॉल्व प्रॉब्लम, हमें कोई प्रूफ नहीं करना है एग्जाम में, तो इसलिए मैं थ्योरम्स के प्रूफ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। ओके चलिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर कि एक्स की वैल्यू है -∞ टू +∞, और ये भी है -∞ टू +∞, मान लो अभी के लिए यही है, लेट्स से, तो क्या आंसर आएगा इसका, एक बार सॉल्व करके देखिए।
किसका आंसर है बताइए। सो इसको अभी हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं 2 तरीके से सॉल्व करूँगा, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाई पाई पाई। ये सब पाई। ओके, तो एक तो तरीका सिंपल है, आप देखेंगे कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब यहाँ फंक्शन भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और लिमिट भी एक दूसरे से फ्री है। ऐसा तो नहीं वाई की लिमिट में एक्स इन्वॉल्व है या एक्स की लिमिट में वाई, ऐसा तो है नहीं। तो इसको आप सिंपली, मैंने कहा था इस तरह क्वेश्चंस को यू कैन सिंपली ब्रेक इनटू दिस। जब फंक्शन भी एक दूसरे का फ्री हो, फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई, तो एक दूसरे से फ्री है एंड लिमिट भी एक दूसरे से फ्री है, तो यहां से यू कैन डायरेक्टली राइट दिस थिंग। और ये अभी हमने बीटा इंटीग्रल देखा था, उसमें इसका फॉर्मूला लिखाया था, बीटा और गामा इंटीग्रल जब हम डिस्कस कर रहे थे कल परसों क्लास में, तो उसमें इसका फॉर्मूला लिखा था। अब ये इवन फंक्शन है, चाहो तो 2 टाइम कर दो इसको। सो ये इवन फंक्शन है, सो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से इन्फिनिटी ये भी 2 टाइम ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अल्लाउ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। सो आपको याद होगा इसका हमने फॉर्मूला आपको दिखाया था बीटा इंटीग्रल से, बीटा गामा इंटीग्रल यूज करके, गामा सही थी ना। सो उससे आया था कितना, √π/2 और ये भी 2 टाइम √π/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये पाई हो गया आपका, ठीक है। सो दिस इज द पाई। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको पोलर फॉर्म में चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे चेंज ऑफ वेरिएबल लगाएंगे इसमें अगर हम, सो चेंज ऑफ वेरिएबल, सो आप चेंज ऑफ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो जैसे कल हम लोग यूवी में चेंज कर रहे थे, सो अभी हम क्या करेंगे, सर वहाँ 2 से आया सर, 2 हाँ आगे इंटीग्रल के आगे 2 कैसे लाए थे? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में 0 से इन्फिनिटी कर दिए। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये चेंज ऑफ वेरिएबल हो रहा है। सो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए जैकोबियन की वैल्यू क्या आएगी, जैकोबियन क्या होती है, ओल्ड वेरिएबल बाय न्यू वेरिएबल, सो डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, न्यू वेरिएबल आर थीटा है, निकाल पाएंगे नहीं। यहाँ पे क्या होगा, 1 मिनट, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, डेल एक्स अपॉन डेल्टा, ठीक है, ओल्ड वेरिएबल बाय न्यू वेरिएबल, ठीक है ये, हाँ सही है ना। तो अब हमने आर में कन्वर्ट किया, सो मेरे पास इंटीग्रल एक्स वाई में होगा, जैसे इस तरह का इंटीग्रल होगा, जैसे मान लीजिए इस तरह का मेरे पास, इसको ना इधर ही लिख देता हूँ, इसको इधर बुला लेते हैं, सो यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलो तो सो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से जैकोबियन निकालिए, कितना आएगा, सो ये है जैकोबियन है ना। अभी मेरे पास इंटीग्रल ऐसा होगा, जैसे मान लो डबल इंटीग्रल जो मेरे पास है, दैट विल बी समथिंग लाइक कि यहाँ मान लीजिए कोई एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, एफ ऑफ एक्स को रखेंगे आर कॉस थीटा, वाई को रखेंगे आर साइन थीटा, और यहाँ पे बन के आएगी वो मॉड ऑफ जैकोबियन डी आर डी थीटा, ठीक है। अब ये जैकोबियन क्या होगा, तो ये निकालिए, सो जैकोबियन डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डेल एक्स अपॉन डेल आर, आपकी मर्जी है, क्योंकि मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये वो जो है ना डिटर्मिनेंट आप अपने हिसाब से है ना, जिसमें अगर मैं पहले वाई एक्स लिख दूं, क्योंकि ऑर्डर फिक्स नहीं है ना, ये मैं एक्स को वैसा कर सकता हूँ, वाई को पहले लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये है, किसी 2 रोज को इंटरचेंज करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो क्या होती है, साइन नेगेटिव हो जाती है। तो मैं अगर यहाँ पहले y का लिख दूं कि डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा और डेल वाई अपॉन डेल आर एंड डेल वाई अपॉन डेल थीटा, तो मैं y वाला फर्स्ट रो में लिख दूं, x वाला सेकेंड रो में, जस्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ आपको मॉड लगाने हैं, ठीक है ना, ये रिजल्ट है डायरेक्टली थ्योरम है। सो लगाइए, वैल्यू निकालिए, तो ये तो सिंपल है ना, x को r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ गया cos थीटा, x को थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, x को थीटा के रेस्पेक्ट में, तो cos का माइनस साइन, तो माइनस आर साइन थीटा, y का डेरिवेटिव r के रेस्पेक्ट में साइन थीटा, और y का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में r cos थीटा। सो क्या होगा यहाँ से,
सो डिटर्मिनेंट ओपन कर लीजिए। सो आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, सो आर आ जाएगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है आर तो पॉजिटिव ही है ना। देखिए अब होता क्या है, रेडियस है, आर इज द रेडियस, रेडियस विल नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, लेंथ एरिया वॉल्यूम ये सब नेगेटिव नहीं होता। सो आर इज द रेडियस, रेडियस इज लेंथ, सो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इस मॉड को हटा के आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं। सो मॉड क्यों हट रहा है, क्योंकि मॉड आर हो जाएगा, मॉड आर इज आर बिकॉज मॉड एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, सो इसलिए मॉड आर आपका आर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आर डी थीटा, ठीक है। सो ये आ जाएगा। सो अब इस तरह से आप चेंज कर पाएंगे। तो इस तरह का जो इंटीग्रल्स होगा दैट यू कैन राइट एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, यू कैन राइट नोट दिस। अगर यही अप्रोच मैं इस क्वेश्चन पे लगाऊं तो भी हो जाएगा। देखिए तो जो क्वेश्चन मैंने लिखे थे यही था, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। सो x को r cos थीटा रखेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, x को r cos थीटा चेंज ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ से जो जैकोबियन की वैल्यू वो r आती है, अभी देखा हमने कैसे, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर, है ना। और इसी को आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया e की पावर आर स्क्वायर आर डी थीटा। अब ये रीजन अगर आप देखेंगे x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है और y की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस, मतलब पूरा आर स्क्वायर रीजन कवर्ड है। तो अगर मैं ऐसे एक जस्ट आपको समझाने के लिए रेडियस बनाऊं तो ऐसा क्या रेडियस लेना होगा जो पूरा आर स्क्वायर को कवर कर ले, तो रेडियस क्या होनी चाहिए, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि सेंटर यहीं पे रहेगा। सो ये 0 से इन्फिनिटी में पूरा आर स्क्वायर कवर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। और थीटा क्या लेंगे आप, तो थीटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या ले सकते हैं आप, ये 0 डिग्री है और पूरा, क्योंकि पूरा आर स्क्वायर कवर करना है, मतलब पूरा एक्स वाई प्लेन को कवर करना है ना। सो 0 से 2 पाई, है ना। कर लीजिए सॉल्व, तो बताइए कितना आंसर आएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो ये माइनस आर स्क्वायर है तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं ना, आर स्क्वायर को टी मान लो, सॉल्व करो, क्योंकि आर स्क्वायर का डेरिवेटिव अवेलेबल है ना, 2r करके 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कीजिए। तो आंसर सेम ही आना चाहिए, वहां अगर पाई आया तो यहाँ भी पाई आना चाहिए। आ जाएगा जी। सो ये अगर मैं आर स्क्वायर को टी ले लूँ तो ई की पावर माइनस टी, सो आर स्क्वायर को अगर टी ले लूंगा तो ये डी टी हो जाएगा 2r dr, तो ये डी टी अपॉन 2 हो जाएगा इंटू डी थीटा। सो टी एस तो ये 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी और ये 0 से 2 पाई ही रहेगी। सो 1/2 बाहर कर लो, ई की पावर माइनस टी 0 से इन्फिनिटी। अब इसको ध्यान से देखो, ये गामा इंटीग्रल है, अगर 1/2 बाहर कर लिया तो ये गामा 1 हो गया, गामा 1 हो गया तो 1 ही आएगा। सो कहने का मतलब इंटीग्रेशन 1 डी थीटा 0 से 2 पाई, सो 2 पाई अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो इससे भी आंसर यही आया और अभी यहाँ जो हमने सॉल्व किए थे तब भी आंसर यही आया था, है ना, यही था। सो वहाँ पे आंसर पाई आया था, उससे सॉल्व किया डायरेक्टली और ऐसे सॉल्व किया पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो ये भी एक चेंज ऑफ वेरिएबल अप्रोच है, जब आपको लगे कि क्वेश्चन वैसे, हालांकि आसान था ना लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जहाँ पे इजिली सॉल्व नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोई फंक्शन है तो आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो उसको, ग्राफ बना के देख के वैसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन अगर इस पे आप करना चाहो तो एक क्वेश्चन लिख करके देख लो। जैसे इस तरह क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इंटीग्रेट दिस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई
ठीक है, इस तरह से है। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, सो एंगल क्या लेंगे, इसमें बोला है कि ओवर द रीजन बाउंडेड बाय एक मिनट, इसमें ना डबल हो गया, तो ओवर द सर्कल है ना, सर्कल या इनसाइड सर्कल है ना, मान लो ये कैसे क्वेश्चन है, सर्कल नहीं है ना, इनसाइड द सर्कल, सो जैसे इंटीग्रेट दिस, सो क्योंकि ये है ना इन द रीजन, या इन द रीजन लिख देता हूँ सीधा, इन द रीजन दिस, सो इसको इस रीजन में आप इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा बताइए। आई थिंक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला हुआ है क्या, एक मिनट में पूरा लिख देता हूँ, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, इन द एक्स वाई प्लेन ना, ठीक है, अभी करके देखो क्या आता है, देखते हैं। अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन, ऐसा लिख सकते हैं, चेक कीजिए, इसको इधर बुला लो, सो वाई माइनस टू वाई प्लस वन माइनस वन कर दो, तो ऐसा आ जाएगा। और ये क्या है, दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर 0 1 एंड रेडियस 1 अभी के लिए, तो इसका ग्राफ बनाओगे अगर आप, तो ग्राफ होगा x0 y1, सो ये वाला आपका रीजन है, ठीक है, और ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ठीक है, ये है, इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है, तो देखिए इंटीग्रेट करते हैं, सो मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, सो 4 माइनस आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई क्या बनता है, आर डी थीटा, ठीक। अब आपको इस सर्कल के अलॉन्ग हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर कर दिया, सो यहाँ से ये रीजन क्या बन के आएगी, इसको अगर ऐसे मैं सिंप्लीफाई करूँ, सो हम क्या करते हैं, एक्स को रखते हैं आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, तो यहाँ से क्या बनेगा, सो ये आएगा आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2r, कितना, इस रीजन के अलॉन्ग लिख रहा हूँ, तो आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2r कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा ना, सो साइन थीटा, तो आर आर तो कैंसिल कर सकते हो, आर पॉजिटिव है, सो आर लेस देन इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो यहाँ से इसी रीजन से आर की लिमिट आ गई, तो जो आर की लिमिट आएगी वो 0 से
2 साइन थीटा होगी, रेडियस है ना, ऑब्वियसली आर पॉजिटिव होगा, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। सो आर इज ऑलवेज एटलीस्ट नॉन नेगेटिव होगा, कहने मतलब, सो आर इज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं होगा ना आर, तो जीरो से पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जीरो होगा तो पॉइंट बन जाएगा वो। एंड थीटा कहाँ से कहाँ लेंगे बताइए। सो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से लेके, और ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और कितना कवर कर रहा है एंगल ये, बोलो जी। तो जीरो से पाई ना, जीरो से पाई कवर कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखता तो जीरो से मैं यहाँ से स्टार्ट जीरो से पाई तक जाता, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड दोनों में है तो वो रिटर्न होके आ जाएगा। सो जीरो से पाई ले लीजिए। अब जरा इंटीग्रेट करके बताइए क्या आंसर आएगा। सो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे, कोई बुक अगर हेल्प ले रहे हैं, कोई भी एडवांस कैलकुलस की बुक उठा लीजिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक उठा लीजिए, जो हेडिंग एडवांस कैलकुलस है, थॉमस कैलकुलस है, सर रीजन उसका पूरा सर्कल है। जी जी जी, ये वाला रीजन है, इस रीजन पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। सर थीटा कैसे लिए, जीरो से पाई? यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये घूम के कहाँ तक गया, तो ये एंगल हो गया ना, ये जीरो, ये पाई, है ना, यहाँ जैसे 0 डिग्री है, 30, 60, 90, 120, दिस एट द एंड 180, इस तरह से आ जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी मैं बोल रहा हूँ, कोई भी जैसे थॉमस कैलकुलस, थॉमस फिनी है, या एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएस ग्रेवाल की आती है, या क्रेजिंग्स की आती है, बहुत सारी बुक्स हैं, कोई भी हर बुक लगभग सेम चीज़ें लिख रहा है। बेसिक देखिए, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, उसके एक्सरसाइज भी हो तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो PYQs जैम गेट का उठाइए, सॉल्व कीजिए इस तरह से। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इस तरह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, डाउट कर लोगे ना ये सॉल्व, आर स्क्वायर को टी मान लो, तो यहाँ 2r dr हो जाएगा ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो अगर हम चेंज करें, सो आर स्क्वायर को टी मान लीजिए, तो ये 2r dr होके सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ है खास है, देख लो उससे यस सर, हो इंटीग्रेट। जाएगा। सो करके देखिए, आप लोग कर लेंगे, बस आर स्क्वायर को टी मान लीजिए, उससे हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। सो जनरली हम लोग PY की अगर आप देखोगे तो इंटीग्रल के एक क्वेश्चन आए हैं हर साल, ऑलमोस्ट आए, तो एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा जनरली। सो एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि और भी है ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस में, एक एक मार्क्स से 100 रैंक का गैप होता है सिर्फ 1 मार्क्स से, सो ये आपको देखना पड़ेगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन पे आते हैं थोड़ा। तो ट्रिपल इंटीग्रल, इसमें क्या है कि, है ना, एरिया कल बताया था, जिस रीजन पे भी एरिया निकालना हो dy/dx, और डबल इंटीग्रेशन कर देंगे ओवर दैट रीजन, तो वो एरिया बता देगा। तो मैं एक बार फिर से लिखा दूंगा। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, 3 इंटीग्रेशन है, तो 3 वेरिएबल भी चाहिए। सो एक्स वाई जेड, यहाँ पे या तो dx dy dz, और यहाँ पे कुछ आपको दे रखा होगा। सो मेनली हमें सीखना है हाउ, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें बहुत सारे थ्योरम्स भी हैं, आप देखेंगे तो वो सब उतनी ज़रूरत नहीं है कि कैसे आया फिर क्या प्रूफ कर रहा है, वो उस तरह ज़रूरत नहीं है। जैसे एक सिंपल सा मैं अब एग्जांपल से स्टार्ट करूँ, आपको मैं बोलूँ सॉल्व कीजिए, जैसे अभी ले लेते हैं x + y + z dx सर जैसे जी। कि एरिया रीजन सिलेक्ट हो जाता है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा के एरिया भी वहाँ निकाल देंगे। हाँ, वैसे भी अगर रेगुलर रीजन है तभी निकाल पाएंगे ना, अगर इरेगुलर रीजन हुआ तो नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था हाँ उसमें आ रेगुलर था। जाएगा, तो उसमें एरिया निकालने का कोई मतलब ही नहीं था। एरिया अगर पूछेगा तो एरिया ये आएगा dy/dx, दिस इज एरिया ऑफ रीजन r, मान लो ऐसा है। सो एरिया तो ऑफ, जैसे सर कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को शिफ्ट करके हम उसको सेंटर पे लेते आएंगे और एरिया निकाल लेंगे जी कभी जी भी। जी, इसमें लिमिट सर्कल है को तो πr² हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन दैट वाज नॉट एरिया, जो सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। सो इनडायरेक्टली समझो आप वॉल्यूम निकलता है वो, क्योंकि fxy इंटू दिस, तो वो वॉल्यूम टाइप का है, वो आगे देखेंगे। सो अभी यहाँ पे आएगा वो, देखो फिर मैं एक साथ लिखा दूंगा। जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, नहीं होगा, पूछोगे तो सीखोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सो यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, नहीं हो रहा है डिस्कस करो, तो आपको सीखने को मिलेगा। तो dx dy dz,
मैं सिंपल, चलो 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, इसका जरा आंसर निकालिए आप लोग, क्या आएगा। तो क्या करना है, सिंपल है, पहले आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। तो मेरा यही मतलब, देखो मैं ये लिखता हूँ, x ये है, y ये है, z ये, क्योंकि मेरा नोटेशन ये x का, ये y का और ये z का। सो मैं ये नोटेशन फॉलो करता हूँ। सो सिंपल क्या करना है, आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, y को कांस्टेंट अज्यूम कर लो, यू अज्यूम y एज ए कांस्टेंट, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, फिर लिमिट पुट कर दोगे तो एक इंटीग्रल गायब हो जाएगा। फिर सेम थिंग यू डू फॉर द y, फिर y गायब हो जाएगा, सेम थिंग यू डू फॉर द z, देन नंबर आंसर आ जाएगा। करके देखिए आप लोग, तो फिर मैं करता हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस कि हाउ टू इंटीग्रेट। और ये सब फिर हमारे पास ट्रिपल, अभी जब क्वेश्चन करेंगे जहाँ 3 वेरिएबल होगा, एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो वहाँ ये सब आएगा, इस तरह क्वेश्चन ट्रिपल इंटीग्रेशन का प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स ही है। सो आपको बेस मैथमेटिक्स ही है। बताइए सॉल्व करके। Sir, 3/2. कितना आया, 2। 2। अच्छा 3/2. सर 3/2। 3/2. अच्छा, 3/2, कुछ लोग का 3/2, कुछ लोग का 2, ऐसे कैसे भाई। तो सर 3/2। अच्छा 3/2 ही आ रहा होगा।
एक मिनट एक मिनट। हाँ भेज दीजिए, कोई नहीं। ओके देखिए, तो आई थिंक 3/2 ही आंसर होगा, अगर मोस्ट ज़्यादातर लोग कह रहे हैं तो यहाँ से ठीक है ना। सो सिंपल है, 0 to 1 0 to 1। अभी मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूँ। सो x²/2 फिर xy/xz, इसकी लिमिट है 0 to 1, फिर आएगा dy/dz। ठीक है, पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो आगे अगर इसको कंटिन्यू करें, 0 to 1 0 to 1, सो 1/2 प्लस, अगर x को 1 रखेंगे y प्लस z, 0 पे तो 0 ही हो जाएगा। सो ये हो गया अब dy/dz। तब आप देखो x गायब हो गया, क्योंकि x का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो गया ना, तो x की लिमिट रख दिया, x गायब है, वो x नहीं है। सो सिमिलरली अब आप इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो यू कंटिन्यू विथ रेस्पेक्ट टू y। सो ये हो जाएगा y/2 प्लस y²/2 प्लस yz 0 to 1 dz। ठीक, सो यहाँ से क्या आएगा, सो नाउ ये आपका आएगा 0 से 1, तो y को 1 रख दीजिए, 1/2 प्लस 1/2 प्लस z, यही आएगा। सो dz, अब y गायब हो गया क्योंकि y की लिमिट हो गई। सो अब इसको क्या करेंगे, हाफ 1 प्लस z है, तो 1 का z का z²/2 0 to 1, सो 1 प्लस 1/2 3/2। ठीक है, सो किसी को डाउट है देख लीजिए, आसान है ऐसे तो, बस कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा जिन लोगों का अलग आ रहा होगा, बाकी क्वेश्चन तो बहुत ईजी है जो सब लोग कर लेंगे। ठीक, अब होता क्या है, थोड़े से चेंज करेंगे जब वेरिएबल आपका दूसरा होगा। ठीक है जी, इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना। तो अब क्या होता है, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं लिख दूं आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, मान लो इस तरह का है। अब यहाँ पे क्या है, x की लिमिट है मान लीजिए 0 से y, ये x की लिमिट है 0 से y की लिमिट है 0 to z, और z की लिमिट है 0 to 1। ठीक, x इज 0 to y इज 0 to z एंड z इज 0 to 1। अब क्या आंसर आएगा, तो ये z है, इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ क्या होगा, लिमिट में वेरिएबल हो गया एक्चुअली। सो
1/4। 1/4 आ गया। ओके 1/4 तो सिमिलर ही है ना जैसे पहले था, कुछ खास तो नहीं है। सो तो x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड है ना। सो तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, ये 1/4 सबका एक सिंपल है। वैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कीजिए, एक्स की लिमिट 0 टू वाई, फिर वाई के रिस्पेक्ट में 0 टू जेड, देन जेड के रिस्पेक्ट में 0 टू 1 आ जाएगा। अब जैसे ये इसी में दूसरा क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन था जैसे, अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है। सो ये कह रहा है कि e की पावर x इंटू वाई प्लस 2z डी एक्स डी वाई डी जेड 0 टू सर x प्लस। वो थोड़ा कभी कभी दिक्कत होता है कि कब उसको पोलर में चेंज करना है, कब ऑर्डर चेंज करना है, वो थोड़ा सोचने में टाइम लगता है। ये सब आसान क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन 2 मिनट में हो सकता है उसमें 2 घंटा क्यों लगाएंगे, क्यों हम पोलर में चेंज कर। ये क्वेश्चन में नहीं, बाकी सब जैसे बुक में तो बनाते हैं। हाँ तो अभी तो वहाँ किसी तक किसी आएंगे। अभी हमने सेकेंड वेरिएबल में चेंज किया था ना, पहले आसान क्वेश्चन लिखे, फिर हमें पता चला कि कब चेंज करने की जरूरत है, पता चला कब वेरिएबल चेंज करना है। तो तो उसको पता सर कोई तरीका है देख के पता कर लेंगे फंक्शन में कि यहाँ पे जी करना। तरीका है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो उससे आइडिया मिलेगा, है ना। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आज हमने पढ़ना शुरू किया और आज ही हम कोई भी क्वेश्चन कर देंगे, उसके लिए टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको 200-400 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब जाके समझ आएगा। ऐसा कोई मेरे पास दवाई नहीं है कि मैं आपको दे लूँ, आपने एक बार दवाई खा ली सब हो गया, ऐसा कोई दवाई नहीं नहीं है। सर, कोई टिप्स। हाँ टिप्स वही है, आपको समझना है कि सिंपली वो आपको क्वेश्चन देख के समझ आएगा कि मान लो कल ही क्वेश्चन कर रहे थे कि ई की पावर माइनस वाई अपॉन वाई है डी वाई है, तो मुझे पता है कि सिंपली वन वेरिएबल में इंटीग्रेट पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ वाई का फंक्शन था, तो ऑर्डर चेंज करेंगे एक्स आ जाएगा, एक्स कैंसिल कर देगा। तो वो कह रहा हूँ प्रैक्टिस से आपको आइडिया मिलेगा वैसा क्या है। तो उसके लिए सिंपल, अगर सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा ठीक है, नहीं है तो फिर हम सोचेंगे कर क्या सकते हैं। तो उस प्रोसेस में आप खुद सोचेंगे क्या ऑर्डर चेंज करे कुछ होगा, तो आप ऑर्डर चेंज करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे समझ आएगा। वेरिएबल चेंज में क्या होता है कि फंक्शन जैसे एक्स प्लस वाई था, एक्स इंटू वाई था, मिक्स था, तो वैसे सॉल्व करना मुश्किल था, तो हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई को यू रख दिया, एक्स इंटू वाई को वी रख दिया, फिर वहाँ से चेंज किया। तो ये सब का ऐसे कोई डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन देख के समझ जरूर आ जाता है। अगर हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो हमारे माइंड में एक फ्रेम बन जाता है ना कि अच्छा इस तरह क्वेश्चन होगा तो ऐसा करना होता है। सो वैसे है, तो उसमें तरीका वही है कि जब जैसे फंक्शन आपका क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें जैसे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स इंटू वाई का एग्जाम्पल दिया हमने, तो उस तरह क्वेश्चन में आपको ये समझ आएगा कि अगर मैं एक्स प्लस वाई को यू मान लूँ, एक्स माइनस वाई को वी मान लूँ, इस तरह से तो क्वेश्चन ईजी में रिड्यूस हो जाएगा, ईजी फॉर्म में, और देन हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। जैसे वन वेरिएबल में कैसे करते थे आप जैसे कल ही कह रहे थे ना कि लॉग हमारे पास अगर सेकेंड स्क्वायर लॉग एक्स होता है 1/x, हम कुछ नहीं करते डायरेक्टली कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। तो वैसे ही आप यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ भी वैसा हो जाएगा, आपको देख के पता चलेगा अच्छा यहाँ ये करना है, यहाँ जैसे सिंगल इंटीग्रेशन होता है, कैसे पता चलता है कहाँ बाई पार्ट लगाना है, कहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, कहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, कहाँ पे सब्सटीट्यूशन करना है, कैसे पता चलता है, बिकॉज आपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो आपको पैटर्न समझ अच्छा प्रोडक्ट में है तो बाई पार्ट लग सकता है, प्रोडक्ट में सब्सटीट्यूशन भी लगता है, तो अगर डेरिवेटिव अवेलेबल है तो सब्सटीट्यूशन लगाते हैं। तो उस तरह से ये सब प्रैक्टिस से ही बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और एक क्वेश्चन जरूर तो एक ही तरीके से होगा, 4 तरीके से हो सकता है, तो इट्स नॉट लाइक उसी तरीके से ही सॉल्व होगा। हाँ सर, तो 4 तरीके से करने बैठते हैं तो टाइम बर्बाद होगा। नहीं तो एक तरीके से कीजिए, मैं कह रहा हूँ हो सकता है, उसी क्वेश्चन में मुझे एक ही तरीका आता है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है वो 4 तरीके से हो 10 तरीके से, मैं क्यों 4 तरीके से करूंगा, मुझे एक तरीके से हो गया ठीक है, अपने आप को प्रूफ थोड़ी करना है कि मैं मुझे आंसर चाहिए, किसी एक तरीके से सही आंसर आ गया एग्जाम में वही करना है, ये चीज़ें हैं। मतलब हो सकता है 10 तरीके से हो, लेकिन हमें एक तरीका जानना है, तो वो जो प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो एक तरीका समझ आएगा, और आपका तरीका हो सकता है अलग हो, मेरा अलग हो। सो ये सब थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि द वे हाउ यू थिंक, क्वेश्चन को किस तरीके से आप देखते हो उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो इट्स नॉट है सबका सॉल्यूशन सेम ही होगा। तो इसका आंसर है कि प्रैक्टिस, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, जहाँ फंसोगे फिर आप मुझसे पूछोगे, फिर आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, कहाँ वेरिएबल लगना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करने होंगे आपको, तभी क्लैरिटी है, क्योंकि ये सब कैलकुलस है ना। तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस या डायरेक्ट थ्योरी थ्योरम वोरम तो डेफिनेशन यूज़ नहीं हो रहा, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। सो कैलकुलेशन करके ही कैलकुलेशन करना आएगा आपको, ये चीज़ है।
बताइए इसका आंसर बताइए थर्ड वाले का। ये भी इजी है बट जब सॉल्व करके देखो आप। अच्छा यहाँ पे देखो इनका फिर से बुक का नोटेशन ना थोड़ा सा अलग है जो मैं लिख रहा हूँ। तो ये इसका यहाँ पे मतलब है डी वाई डी एक्स, ठीक है। सो जेड की लिमिट है जेड बराबर 0 टू दिस, वाई बराबर 0 टू दिस, एक्स बराबर 0 टू दिस, ठीक है। ये लिमिट है एक्चुअली। सर उल्टा भी रहता तो पता चल जाता वो लिमिट देख के। जी जी जी, जो थोड़े समझदार लोग हैं उनको पता चल जाएगा, वो मैं उतना नहीं हूँ लेकिन सब पता चल जाता है ना। ये है तो ये तो पहला वाला कर लिया आपने। जैसे इस तरह क्वेश्चन है या कई बार इस तरह क्वेश्चन रहता है कि सॉल्व दिस, तो ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए अभी सॉल्व करके देखिए। So 38/3. हाँ 1 मिनट, कितना आ गया इसका। 38/3. तो ये भी इजी है, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। 88/3। अरे भाई इसको क्या हो गया, यूट्यूब कैसे खुल गया ये ये मक्खी बैठ जाता है ना। हाँ सो तो आई थिंक सेकेंड थर्ड में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड थर्ड बिल्कुल इजी सा है, जैसे आपने पहले 2 क्वेश्चन किए थे पहले वाले वैसे ही है कि सिंपली हमें इंट वो करना है।
सर मेरा आंसर गलत है, मैं e की पावर x भूल गया था। हाँ क्या आ रहा है? सर वो e की पावर x में भूल गया था, तो वो 38/3 गलत है। अच्छा कोई बात नहीं, तो 38/3 लिख दूँ? सर सर 9/2 इंटीग्रेशन आया e⁻x into x³ करो लास्ट। बाई पार्ट लगाओ। सर तो 2-3 बार लगाना पड़ेगा। लगाओ, क्या दिक्कत है? अब जितनी बार लगाना पड़ेगा, लगाना तो पड़ेगा। Sir, 20 e square by 3 plus 1. इसका Yes, sir. By 3 plus 1. या बाहर +1, तो अगला ट्राई कीजिए। अगला में कुछ खास नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है ना, जैसे आप x की, अगर पहले आप z की लिमिट लिख रहे हो, सो ये अगर ग्राफ भी बनाना चाहो तो ये 3D में ग्राफ बनाया जा सकता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज इजी टू मेक ग्राफ। ये प्लेन है एक्चुअली, x/4 + y/4 + z/4 इज इक्वल टू 1। प्लेन की इक्वेशन x/a + y/b + z/c इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वैसे ये इस तरह का प्लेन बनेगा। यहाँ 4 है, 4 है, 4 है, लेकिन ज़रूरत नहीं है वैसे तो। और ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है, x0 y0 z0 ना, सो फर्स्ट ऑक्टेंट में ये एरिया। एनीवे इतना टेंशन नहीं लेना आपको। 0 से लेके वहाँ से z की वैल्यू निकालिए, 4 - x - y। अब वो चूंकि z की लिमिट लिख दिया हमने, तो z गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन ले लेंगे xy प्लेन पे। xy प्लेन पे जब इसका प्रोजेक्शन लेंगे, सो ये बन के आएगी ये वाली, यहाँ 4 और यहाँ 4। सो x + y इज इक्वल टू 4। जेड को 0 रख देंगे, समझिए z बराबर 0 है ना, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। सो ये प्रोजेक्शन आ जाएगा एक्स वाई प्लेन पे। सो z को 0 रख देंगे, x + y 4 हो जाएगा। सो ये अब y की लिमिट लिखेंगे तो 0 to 4 - x। और फिर अब आप प्रोजेक्शन ले लेंगे x एक्सिस पे। सो x एक्सिस से प्रोजेक्शन लेंगे तो एक्स वाई दोनों 0 कर दीजिए, तो x बराबर 4, तो 0 to 4 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 0 to 4। सिमिलरली जैसे ये इंटीग्रेट होगा, वैसे ये भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो z की लिमिट 0 to 4 - x - y, y की लिमिट 0 to 4 - x, x की वैल्यू 0 to 4। सर फिर से बताइए तो कैसे वॉल्यूम का लिमिट लिए, जी कैसे लिमिट लिए? यहाँ से z की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, क्या आएगी? 4 - x - y। तो z की लिमिट 0 से वहाँ तक हो गया, ठीक है। तो पहले जेड के बदले हम वाई भी पुट कर सकते हैं। पहले y रहेगा तो y भी पुट करेंगे, लेकिन पहले क्या है? हाँ ओके। तो उसके बाद फिर सेकंड लिमिट। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, प्रोजेक्शन लो, उसको बोलते हैं एक्स वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेना। तो इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन लो आप। तो जब आप प्रोजेक्शन लोगे एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड एक्सिस गायब हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। तो हम सिर्फ देखेंगे एक्स वाई प्लेन पे कैसा ग्राफ बन रहा है। तो एक्स वाई प्लेन पे ये वाला ग्राफ है, यहाँ बना के दिखाया मैंने। सो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कैसे पता चलता है? सो इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लो, जेड को यहाँ 0 रख दो, तो x + y बराबर 4 हो गया। सो नाउ इक्वेशन रिड्यूसेस टू x + y इज 4। अब ये आपके पास है। नाउ यू नीड टू टेक द लिमिट ऑफ y, तो यहाँ से y की लिमिट ले लो। सो y क्या होगा? 0 से, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, 4 - x। सो 0 से 4 - x। अब फिर से इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, y बराबर 0 एंड x + y बराबर 4। तो y को रख दो 0, x बराबर 4। मतलब प्रोजेक्शन लोगे तो 0 से 4 में, x बराबर 0 से x बराबर 4 तक जब लेंगे, तो x बराबर 4, तो x की वैल्यू 0 से 4 हो गई।
और इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो ये एक्चुअली वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ द, है ना, वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, लेकिन वॉल्यूम तब होता है एक्स स्क्वायर नहीं होता, हाँ एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा उसके लिए क्योंकि 1 हो जाएगा वहाँ पे। इंटीग्रेट कर लेंगे ना आप लोग, डी जेड डी वाई डी एक्स, पहले जेड के सामने कीजिए, फिर ये होगा, फिर वाई, फिर एक्स आ जाएगा। तो होता क्या, जैसे मैं पहले लिख रहा था कि ये जो है डी वाई डी एक्स ओवर आर, दिस इज एरिया ऑफ रीजन आर, ठीक है ना। ऐसे ही अगर इस तरह लिखेंगे डी जेड डी वाई डी एक्स, यहाँ 1 है, ओवर मान लो एस लिख दिया हमने, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ आर रीजन जो होगा वो आर स्क्वायर का सबसेट होगा, क्यों, तो ये आर रीजन आपको अगर थोड़ा, है ना, तो ये आर मतलब रीजन है, ये आर, ये एक अलग से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, इटैलिक या जो भी है, सो ये मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा ऐसा लिखते हैं। और बुक में थोड़ा बोल्ड करके लिखा होगा, सेट ऑफ रियल नंबर है ना, आर को बोल्ड करके लिखा रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज वॉल्यूम ऑफ जो पोर्शन है यहाँ पे, या रीजन है, रीजन लिखोगे, क्या लिखोगे इसको, ये लोग क्या लिखते हैं, सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, है ना, जो भी होगा वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे जैसे ये लोग फॉर्मूला लिखते हैं, सो व्हाट शुड वी राइट, रीजन लिख दूँ, रीजन ही, तो रीजन जनरली हम लोग प्लेन्स में लिखते हैं, आई सॉलिड लिखता है, रीजन सॉलिड बाउंडेड बाई, हाँ ठीक है, अभी ऐसे लिख देता हूँ सॉलिड, या कोई रीजन अगर लिख दूंगा तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रीजन एस, यहाँ एस जो होगा आर क्यू का पार्ट होगा, आर क्यू समझ आता है ना, आर मतलब नंबर लाइन, आर स्क्वायर मतलब एक्स वाई प्लेन, आर क्यू मतलब एक्स वाई जेड स्पेस, है ना, सो आर क्यूब स्पेस है। जैसे ये एक नंबर लाइन, जैसे हम लोअर क्लास में, ये आर है, ये जो रीजन है इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ एक्स वाई हो, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ एक्स वाई है, दिस इज आर स्क्वायर, और जो आर क्यूब है उसमें 3 एक्सिस है, तो दिस यू नो, ठीक है ना। सो 2 डायमेंशनल, आर स्क्वायर मीन्स 2 डायमेंशनल, आर मीन्स 1 डायमेंशनल, आर क्यूब मतलब 3 डायमेंशनल, ठीक है इस तरीके से। तो ऐसा हो जाएगा, अगर पूछेगा तो, जैसे कई बार ऐसा पूछ लेता है आपसे, जैसे कह रहा है कि फाइंड द, ये तो ई एक्स्ट्रा लग गया, सॉलिड बाउंडेड बाई, अच्छा ये सब थोड़े से रीजन पहचानना होगा। तो इसका ये किसका इक्वेशन होगा, ये लीनियर है ना, सो ये प्लेन का इक्वेशन है, लिखा भी रहता है क्वेश्चन में कि प्लेन दिस, और ये किसका इक्वेशन है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, अगर z बराबर जस्ट एक्स स्क्वायर होता तो क्या है वो, पैराबोला, z बराबर जस्ट एक्स स्क्वायर होता तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको बोलते हैं पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड, है ना, ऐसा कुछ। सो हाँ, तो पैराबोलॉइड मतलब वही है, इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो जैसे इसका ग्राफ का मतलब है, अच्छा मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, थोड़ा 3D का ग्राफ बनाना बोर्ड पे मुश्किल है, सो इसके लिए आप देख सकते हो, जैसे सर वहाँ प्लेन का इक्वेशन क्या लिखे थे, z इक्वल टू 2y, 2 इन, 2y, हाँ 2 इंटू वाई जी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है ना। तो मैं उसको बुला लूंगा इधर, तो आ z जाएगा, इक्वल टू 2y, y, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया। हाँ आपको समझ नहीं है एक्चुअली, z इज इक्वल टू 2y स्ट्रेट लाइन होगा इन द जेड वाई प्लेन, ठीक है ना, और यही यस सर, प्लेन है इन द स्पेस। तो आपने क्लास 12 में पढ़ा है ना, क्लास 12 में एक चैप्टर था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, आपने यस पढ़ा है सर, प्लेन पढ़ा की इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इक्वेशन ऑफ, ax प्लस by प्लस cz तो ये है इक्वल टू ये d। है कि नहीं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड,
हाँ फिर तो हाँ 3D में ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2D में लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। 2D इन द सेंस YZ प्लेन में ये लाइन है, XYZ स्पेस में ये प्लेन है। सो यहाँ पे क्या होगा, z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इसको बनाएंगे तो एक्स वाई के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना, तो रफली मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह आई डोंट नो इज करेक्ट और नॉट। मतलब ऐसा है ना, इस तरह का रीज़न होगा ये, अब समझ पा रहे होंगे मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। सो इस तरह से है, तो ये z है, ये x है, ये y है, ये इसका ग्राफ होगा। और ये अगर आप बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। तो जैसे मैं अगर लिखता हूँ z बराबर 2y है ना, तो मान लो अभी ये है z, ये है y और ये है x, या आप चाहो तो इसी तरह से लिखता हूँ x y z, जैसे यहाँ पे लिखा है वो सेम तरीके से। तो होगा क्या, अगर मैं एक्स वाई वाई जेड प्लेन में बनाऊंगा तो वाई जेड प्लेन ये है ना, वाई जेड के बीच का जो है। सो वाई जेड प्लेन में बनाऊंगा तो ग्राफ बनाए, क्या बनेगी, जेड बराबर 2y, तो y को 1 रखेंगे, जेड बराबर 2 होगी, y को 1 जेड बराबर 2, इस तरह से। फिर ओरिजिन से पास करेगी ये। सो इस तरह से लाइन होगा, लेकिन ये होगा क्या, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। सो ये प्लेन होगा इस तरह का, जो ओरिजिन से पास, ये बीच में काट रही है ओरिजिन को, ये समझिए। सो इसको मैं अगर ठीक से लिखने की कोशिश करूँ तो उस तरफ है, ठीक है। तो ये ओरिजिन से कट करके बीच में जा रही है, ठीक है, इस तरह से प्लेन है ये, दिस इज द प्लेन। एनीवे तो इसको ग्राफ यहाँ भी बना सकते हैं आप, तो इसको मैं यहाँ भी बना सकता था। सो इस तरह से ये कोई प्लेन होगा जो ओरिजिन को कवर कर रही होगी ना, इस तरह से ये कट कर रही होगी। तो ये बीच से इसको ऐसा समझ लो कि यहाँ से कट कर दिया, तो ये वाला रीजन का वॉल्यूम निकालना है आपको, है ना। एक प्लेन है जो इसको कट कर देगी, सो लाइन ही है, लेकिन जस्ट आप ऐसा समझिए इस तरह का चीज़ है। सो ये इसको कट कर देगी, या इसको इस तरफ ना एक्सटेंड करके मैं उस तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ, इस तरह से होगा, मतलब ये इसको कट कर दिया, ये समझिए ना, जैसे इस तरह पैराबोला ना इसको कट करता है ना, तो ये अभी 1 वेरिएबल में है, तो यही चीज़ें अब ये जनरलाइज हो जाती हैं, इस तरह का केसेस हैं। या अगर मैं लिखूँ कि मान लो इस तरह का है और इसमें है ना ये चल रहा है और इसको प्लेन ने कट कर दिया, तो कोई प्लेन है जो इसको कट कर रहा है, तो इस तरह इसका वॉल्यूम निकालना है एक्चुअली, अगर आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि प्लेन पे 3D का ग्राफ बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, बट ठीक है आप समझ सकते हैं। अब सर देखिए, आप कैसे जाने कि कट करेगा या टच करके निकल जाएगा? हाँ क्योंकि अगर आप z बराबर वाई स्क्वायर और z बराबर 2y का ग्राफ बनाएंगे तो आपको दिखेगा, ये इससे आइडिया मिल रहा है, ये सब एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ नहीं, वैसे पता कैसे चल रहा है। सो ये इस तरह ग्राफ है और ये कट करेगा। अच्छा यहाँ तो वो बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो 1 वेरिएबल में इधर जाएगा ना, अच्छा मैंने वो उल्टा बनाया क्या, सो z और y इधर है ना, इसीलिए अच्छा z y प्लेन में बात कर रहे हैं ना, तो इस तरह से होगा, यहाँ पे तो इस तरह का होगा, लेकिन यही चीज़ यहाँ पे ये y है, ये z है, ये उल्टा ले लो, z y ले लो, तो इस तरह से है ना। तो ये कट रहा है यहाँ पे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, दिख जाएगा आपको कट रहा है कि नहीं। कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, सर जैसे हाफ एग को नाइफ काटे तो जो कटा हुआ पार्ट होगा उसका वॉल्यूम, जी जी जी, दोनों के बीच से जो पोर्शन कटा है उसका वॉल्यूम, जी जो हाफ जैसे, एग में हाँ ये जो कटा है ना बीच से, तो इधर वाले का वॉल्यूम, जैसे ये इस तरह का बाउल टाइप का है ना, तो इस तरह से मान हाफ लो एग ये, ना सर, हाफ एग भी तो ऐसा ही होता है, हाफ एग, हाँ तो उससे, तो वो उसको नाइफ से काट दें और जी नाइफ जी इज जी लाइक बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। तो उसको नाइफ से अगर हमने कट कर दिया तो कट के जो पोर्शन साइड में आया उसका वॉल्यूम निकालना है एक्चुअली, जी। अच्छा आपको इंटरसेक्शन पॉइंट जानना है तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आएगा सॉल्व करके, तो इसका आपको वो मिल जाएगा कहाँ पे कट रहा है, कैसे, क्या इक्वेशन बन के आएगी, चेक कीजिए। एनीवे तो क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं सीधा सीधा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख रहे हैं, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सो वॉल्यूम इज एक्चुअली इंटीग्रेशन dz dy dx। अब z की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, सो अगर आप इस रीजन को आप देख पा रहे होंगे, सो ये यहाँ से लेके ये पैराबोलॉइड से लेके ये प्लेन तक, ठीक है ना। सो यहाँ से लेके ये वर्टिकल लाइन, z की लिमिट चाहिए ना, तो z के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। सो लोअर कर्व टू अपर कर्व, लोअर कर्व टू अपर कर्व, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर कर्व में z की वैल्यू कितनी है
एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, अपर कर में जेड की वैल्यू कितनी है 2y। सो ये आ गया जेड की लिमिट। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इसका, अब जेड का लिमिट मैंने रख दिया, अब मुझे वाई एक्स का लिमिट चाहिए। तो चलो इसको मैं इतना सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डी जेड यहाँ 1 है, तो ये आ जाएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अभी हमारे पास बचा हुआ है यहाँ से बचा हुआ है डी वाई डी एक्स, यही है। अब मुझे वाई एक्स की लिमिट चाहिए, मैंने सिर्फ जेड का रखा था। अब आपको एक्चुअली वाई एक्स की लिमिट चाहिए, तो एक्स वाई प्लेन पे आपका प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन? सो बताइए जी, एक्स वाई प्लेन पे क्या प्रोजेक्शन होगा इसका? अगर हम एक्स वाई प्लेन पे देखें इसको तो क्या आएगा? सो पुट कर देते हैं इन दोनों को, इक्वेट कर दीजिए। सो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या हम लोग? सो ये क्या बन के आएगा? सो दैट दिस इज द कर्व, अभी कुछ देर पहले ही लिखा था हमने ये। सो ये एक्चुअली एक्स वाई प्लेन में जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा, एक्स वाई प्लेन में अगर ऊपर से हम, है ना, जब एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेंगे, सो व्हाट रीजन विल इट मेक? तो ये कट कर रहा है इसको, है ना, सर्कल बनाएगा। हाँ। सो दिस इज समथिंग लाइक, सो जैसे भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, आसान रहेगा, जो अभी कर रहे थे कुछ देर पहले। सो 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो क्या करना चाहेंगे? जेड की लिमिट आ गई ना, तो यहाँ से अगर मैं, हाँ वही चीज़ है। सो व्हाट विल यू टेक? लिमिट ऑफ y एंड x। जैसे मान लो इस तरह का जो वो कैंसिल कटता है, जैसे ये कैंसिल होगा, इस होगा, तो यहाँ पे इसके कॉर्नर क्या बनेंगे? सर्कल जैसा, या ये तो सर्कल, ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज 1, यही आ जाएगा ना। तो अच्छा, इसमें क्या किया गया, इसने सीधा सीधा एक्स की यहाँ से वैल्यू निकाल ली, इन्होंने ऐसा कर दिया। सो एक्स की वैल्यू, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला हुआ है क्या, मैंने लिखा नहीं है। ओके ठीक है, यही रीज़न है। तो इसको उससे कर लें, पोलर फॉर्म से भी कर सकते हैं। सो मैं y को अगर रख दूँ यहाँ से 2y, क्या होता है आर कॉस थीटा। तो रेडियस कितना है यहाँ पर, चलो तो लिमिट ले लेंगे, 1 तक जाएगी ना रेडियस। यस सर। नहीं 1 तक क्यों जाएगी? यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर लेते हैं, नॉट लाइक कि किसी को, हम यहाँ वही कर रहे थे ना। जब हम लिखेंगे तो ये इनसाइड सर्कल वाला रीजन आएगा, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक था ना 2y से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से 2y, है ना। यहाँ लिमिट क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से 2y, यही वाली चीज़ है ना, तो यहाँ आ जाएगी। तो z की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक थी, तो z गायब हो जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू, यही रीज़न आ जाएगा, आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2r कॉस थीटा। पिछले वाला क्वेश्चन है केस, नहीं वाई आर साइन थीटा ना, साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, सो दिस विल बी 1 प्लस आर, सो आर कैंसिल कर लेंगे, तो 2 साइन थीटा, यही ना, 2 साइन थीटा होगा। मैंने y को रख दिया आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर, लिमिट लेने के लिए। तो यहाँ से अगर मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो y होगा आर कॉस थीटा, एक्स आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा, y इज आर साइन थीटा माइनस आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आर डी थीटा, आर डी थीटा। अब व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेडियस? तो रेडियस तो नॉन नेगेटिव होगा, तो 0 से कहाँ तक जाएगी, 2 साइन थीटा तक, 0 से 2 साइन थीटा तक। और थीटा कहाँ से कहाँ तक लेंगे आप? सो व्हाट डू यू थिंक, इसमें थीटा कहाँ से कहाँ तक आएगा? क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जब हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सर्कल आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं सर्कल आ रहा है। क्या सर्कल आ रहा है? यही वाला सर्कल जो पहले भी एक बार हमें मिला है ये इक्वेशन, यही वाला सर्कल है।
क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे वही बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से आ जाएगा ये। सो यहाँ से आई थिंक आ जाएगा फिर वही जो मैंने पहले लिया था 0 से पाई, यही वाला। लेकिन क्या नेगेटिव साइड जाएगा? क्वेश्चन ये है कि एक्स नेगेटिव जब होगा, हाँ नेगेटिव साइड में तो आएगा। और z वॉज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, z हमेशा पॉजिटिव था। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। सो प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन वी आर टेकिंग। ठीक है, इट्स फाइन, सॉल्व करके देखिए यही आएगा। सर वो समझ नहीं आया, 0 से पाई कैसे लिए? वही सेम क्योंकि रीजन, पूरा सर्कल है तो माइनस पाई से पाई लेंगे ना। माइनस पाई से पाई लेना चाहेंगे आप? क्यों माइनस पाई से पाई लेंगे? माइनस पाई कौन सा एंगल पता है आपको, किधर होता है माइनस पाई? सर दोनों साइड वो एक्सपेंड किया है ना, प्लेन, प्लेन जो है एक्स, अगर देखेंगे एक्स वाई प्लेन के, एक्स जेड प्लेन के अरे दोनों रुको साइड रुको, में है। पहले मुझे ये बताओ माइनस पाई कहाँ पे है? व्हाट इज द माइनस पाई एंगल? वो लेफ्ट साइड में। ये है माइनस पाई, अब पाई किधर है? वही साइड है, हाँ एक पाई सर वही है, वही यही पाई भी है, जिधर माइनस पाई है। तो अब यस क्या सर। करना चाह रहे हैं? ये पूरा ये एंगल होगा, हम्म, एंगल ये कैसे हो जाएगा? यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे हम किसको आर स्क्वायर ले रहे हैं? हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर। तो हम कहाँ से सेंटर, हम इसमें क्या कंसीडर कर रहे हैं? इसमें मेरा सेंटर क्या है? इस वाले पोलर फॉर्म में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो जीरो सेंटर क्या जीरो ले रहे हैं? जीरो जीरो तो 0 0 से एंगल जीरो देखेंगे जीरो। ना, तो 0 0 से कैसे हो गया? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है, तो नेगेटिव कहाँ गया? माइनस पाई से पाई में क्यों लेंगे हम? यहाँ 0 डिग्री है, ये ऐसे चेंज हो रहा है, कितना हो गया एंगल? ओरिजिन से चेक करो ना, 0 30 45 60 90 120 समथिंग सर्कल का सेंटर बीच में है। हाँ इसका सेंटर, सर्कल का सेंटर नहीं देख रहे हैं हम, हमने कन्वर्ट क्या किया, हमने यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिखा है? आर स्क्वायर। सो जो हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर, से यहाँ सेंटर 0 0, सो वी आर लुकिंग विथ रिस्पेक्ट टू 0 0, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू 1 0। 1 0 के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स को रखना पड़ेगा 1 प्लस आर कॉस थीटा, वाई को रखना पड़ेगा आर साइन थीटा, तब जाके वहाँ फिर वो आप जो कहना चाह रहे हो, फिर यहाँ से आप देखोगे फिर वो ऐसा हो सकता है। सो वी आर लुकिंग फ्रॉम 0 0। हाँ सर वही कटा हुआ पोर्शन के हम सेंटर पे देख रहे थे। ठीक है ना? हाँ, सो 0 0 हम देख रहे हैं, तो इससे आ जाएगा, तो निकालिए, इंटीग्रेट कर लीजिए अब। तो ये 1 प्लस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा लेके बना रहे थे। जी जी जी, तो उससे आप कीजिए, आप माइनस पाई से पाई लीजिए, तब भी आ जाएगा, सेम आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन चेंज होगा लिमिट, देन उस केस में आप लिमिट ये नहीं ले सकते 0 से 2 साइन थीटा, आर आपका वहाँ पे क्या होगा, देन देखना पड़ेगा आपको आर क्या लोगे आप, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं। सो यू हैव टू सी कि आर कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे है कि थीटा के अकॉर्डिंग एंगल चेंज हो रहा है, सो उसके अकॉर्डिंग ये आ गया, देन आपका आर का लिमिट वो ये नहीं होगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा करेक्ट लिमिट क्या होगा, बिकॉज यू आर मेजरिंग फ्रॉम हेयर। अभी हम 0 से देख रहे हैं, तो ये आर साइन थीटा सेटिस्फाई करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर साइन थीटा को मान लो, थीटा को मैं 90 डिग्री रखता हूँ, तो ये बताएगा कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। 90 लो, थीटा को 90 रखोगे, साइन 91, तो ये हो गया 2, तो आर की वैल्यू 0 से 2 होगी, आर 0 से 2 होगी, जब 90 डिग्री यही है ना, तो आर की वैल्यू ये 2 लेंथ है ना, क्योंकि इसका सेंटर तो 1 है, ये वाला 0 है, और यहाँ 2 है, तो जब थीटा को 90 लोगे तो ये रेडियस हमने आर कंसीडर किया है। जब थीटा को तुम 45 मान लो 30 डिग्री ले लो, तो 30 डिग्री पे ये लेंथ 1 होगा, फिर थीटा को आप चाहो तो कोई दूसरा एंगल ले लो, तो उसके हिसाब से आंसर आता रहेगा। सो हमने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कंसीडर किया है, वी हैव कंसीडर्ड दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर, तो यहाँ आर स्क्वायर लेस देन दिस, तो ये आया आर कि 0 टू दिस। एनीवे इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सर एक सेकंड स्लाइड पीछे कीजिएगा, सो ठीक है, यहाँ तक इसके पीछे। सर यहाँ जो आप बनाए ये क्या है?
कौन सा? ये जो बनाए ये क्या इसका वॉल्यूम दिखा रहे थे? नहीं नहीं, वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम में यहाँ 1 होगा, वॉल्यूम के लिए यहाँ 1 होना चाहिए, इट वाज नॉट तो वॉल्यूम। अभी अभी फिर हाँ सर, इसको ये क्यों कैसे वन क्यों रिप्रेजेंट रखते हैं? करेंगे? हाँ ये जब कोई एक्स स्क्वायर अभी यहाँ पे रखा हुआ है, जब हम लोग वन रखते हैं तो उसका क्या रीजन होता हाँ, वॉल्यूम आ जाएगा, आप चेक कीजिए, इसको 1 हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर को 1 रखिए, अब सर इंटीग्रेट कीजिए तो उसका 1 आंसर में तो आएगा। वॉल्यूम आएगा, लेकिन अभी के सिचुएशन में क्या बन रहा है? ये जस्ट इंटीग्रल कर रहे हैं, क्या बन रहा है मुझे खुद नहीं पता है, सो इसका मुझे नहीं पता क्या है ये जस्ट एक इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं हम, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। सो इसका वॉल्यूम क्या होता है, ओके ए सर। बी सी, तो उससे आ जाएगा। एनीवे इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी आगे डिरिचलेट इंटीग्रल सर कुछ। हाँ सर आपने सर्कल जो बनाया है जी, वही प्रोजेक्शन आ रहा है, मतलब उस वॉल्यूम का हाँ कट के जो एक्स वाई प्लेन पे वही प्रोजेक्शन आ रहा है। प्रोजेक्शन आ रहा है ना। तो सर ये इक्वेशन से आपने सोचा या फिर सर आपने 3D सोचा? नहीं नहीं, हमने इक्वेट कर दिए उससे, जेड को एलिमिनेट करना होता है समहाउ, जैसे एक्स वाई प्लेन पे हम प्रोजेक्शन लेते हैं ना, तो हमें जेड को एलिमिनेट करना है, तो जो गिवन इक्वेशन है उसके हेल्प से एलिमिनेट करना है। जैसे यहाँ पे हम कैसे एलिमिनेट कर रहे थे इस इक्वेशन में, यहाँ पे मैंने कैसे जेड बराबर 0 और दिस, इन दोनों का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, कॉमन सॉल्यूशन, तो क्या हो गया था एक्स प्लस वाई बराबर। ओके सर, क्योंकि अभी मैंने जियोजेब्रा पे देखा था दोनों इक्वेशन प्लॉट करके, 0 0 हाँ तो वो इसी जियोजेब्रा पे सर उस पर 3D 2D सारे इक्वेशंस प्लॉट हो जाती हैं। हाँ, ड्रॉ करके देखिए फिर आपको समझ आ जाएगा। हाँ तो यस आप, सर, ड्रॉ करा। क्योंकि आल तो बहुत सारे आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं, आप गूगल पे डालेंगे इसका ग्राफ बन के आ जाएगा आपको इमेजेस में, या वैसे मिल जाएगा, ग्राफ बना के दिखा देगा आपको वो, हाँ जैसे आप कर रहे हैं तो उस तरह से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट ये हमने देखा कि मुझे पता है कि ये पैराबोलॉइड इस तरह का शेप कट करेंगे तो ये पोर्शन है, तो इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे इस तरह का सर्कल आएगा, फिर हमारा इक्वेशन इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया तो ये आ गया, क्योंकि लिमिट यहाँ से यहाँ तक थी तो ये लेस होगा, तब बस हमें लिमिट निकालना, ना इक्वल है हालांकि। सो ये हमने इक्वल टू आया तो इस सर्कल का इक्वेशन है, उस सर्कल पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो एक्चुअली ये सर्कल का इक्वेशन समझिए, अभी तो ये है ना, लेकिन आर की लिमिट लेने के लिए हमने, क्योंकि इनसाइड सर्कल बनाना था तो लेस देन इक्वल टू लिया है, अदरवाइज इक्वल टू है तो उससे। ओके सर। हाँ मैं कह रहा हूँ आगे इस तरह क्वेश्चंस होंगे तो आप थोड़े, अभी पीवाई क्यू मैं कराऊंगा आगे, या आप खुद करके आओ फिर डाउट डिस्कस करते हैं, पीवाई क्यू बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वैसे, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, डिरिचलेट इंटीग्रल है, इस तरह कुछ रिजल्ट्स हैं जिसका डायरेक्ट बताता है कि आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन करना हो तो ज़्यादा मेहनत ना करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, जैसे ये एक डिरिचलेट इंटीग्रल बता रहा है कि इस तरह क्वेश्चन का आंसर जो आएगा, तो कह रहा है कि अगर इस तरह के आपके क्वेश्चंस होंगे कि ये है लेट से x की पावर p माइनस 1, वाई की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, डी जेड डी वाई डी एक्स, अब आपसे पूछ रहा है कि, और आपको क्या बोल रहा है ये, लेस देन इक्वल टू आई थिंक x प्लस वाई है ना, बाउंडेड बाई, सो दिस इज ओवर रीजन r है ना, वेयर जो r है, r इज रीजन या सॉलिड बाउंडेड बाई, ये जो बता रहा है कि दिस विल बी बाउंडेड बाई, क्या आता है जी, बाउंडेड बाई x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0, ये केस बता रहा है, z मोर देन इक्वल टू 0, इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, तो आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, बट ये डायरेक्ट बता रहा है कि इसका आंसर जो आएगा है ना, हम लोग जब अभी सॉल्व किए थे ना तो इसमें क्या ही है, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जेड की लिमिट ले लेंगे, यहाँ इक्वल टू 1 कर दो तो 0 से लेके 1 माइनस एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, फिर ऐसी y की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स, जेड की लिमिट 0 से 1, तो उससे आंसर आ जाएगा ना, तो उस तरह से है, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या आंसर आता है, गामा p गामा इंटू गामा m इंटू गामा n बाय गामा p प्लस गामा ऑफ p प्लस m प्लस n प्लस 1। सो ये आपका आता है गामा पी, मतलब इस तरह कुछ फॉर्मूले हैं जो बुक में आपको इजीली मिल जाएगा, गामा पी गामा एम गामा एन अपॉन गामा ऑफ पी प्लस एम प्लस एन प्लस 1, यही है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं डिफरेंट, जैसे अगला फॉर्मूला है
लिवलीज थ्योरम ये कहता है कि, है ना, सो ये जैसे डिरिचलेट था। नेक्स्ट है सर जी, प्रीवियस हाँ कौन लेवल। था? तो इस तरह कई सारे थ्योरम्स हैं जिसके हेल्प से आप हो गया कैलकुलेट, हो गया बट गेट में हो इतना गया। जरूरत नहीं पड़ेगा। गेट में इस तरह क्वेश्चन के उस तरह क्वेश्चन आएंगे नहीं इस तरह के, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन या इस तरह क्वेश्चन आए भी नहीं है। अभी पीवाईक्यू देखेंगे या आप देख सकते हैं, सो उससे पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आए हैं। लेकिन अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। लिवलीज इंटीग्रल ये कहता है कि, ये क्या बोल रहा है कि तो इसका फॉर्मूला है, ये बताता है आपको कि ट्रिपल इंटीग्रेशन कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो, है ना। सो दे आर सेइंग कि ट्रिपल इंटीग्रेशन और कुछ कह रहा है कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोई फंक्शन होगा एनी फंक्शन, एंड इनटू में एक्स की पावर जैसे वैसे ही है, सो एक्स की पावर p माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन, जेड की पावर n माइनस वन, डी जेड डी वाई डी एक्स ओवर रीजन r, ठीक है ना। तो r रीजन क्या है यहाँ पे ये बताएगा, वेयर r इज द रीजन, तो ये इक्वल आएगा। सो यहाँ r जो रीजन है, लेट r बी द रीजन बाउंडेड बाई, तो जो ये रीजन दे रखा है कि x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0, z मोर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस, अच्छा तो बाउंड कर दिया इसने h1 से लेके h2 तक, h1 h2 कोई दो नंबर है, सो h1 से h2 तक बाउंड कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड को, x प्लस वाई प्लस जेड मोर देन इक्वल टू h1 लेस देन इक्वल टू h2। तो ये कह रहा है कि ये क्वांटिटी इक्वल आएगी गामा, वैसे ही है जब पीछे था, सो गामा p गामा m गामा n अपॉन गामा ऑफ p प्लस m प्लस n, यहाँ ही पे स्टॉप हो जाएगा। और साथ में इंटीग्रल h1 टू h2 ft इंटू, है ना, t की पावर आएगा p प्लस m प्लस n dt, ठीक है। ये अलग से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सो ये कह रहा है कि ये इंटीग्रल जो है इसकी वैल्यू ये आएगी, है ना। मान लो f, अगर मैं fx को 1 ले लूँ तो ये 1 हो जाएगी, fx को x से ले लूँ तो उस तरह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह कुछ इंटीग्रल्स हैं। सो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बाकी थ्योरीज ऑलमोस्ट हो गया है ख़त्म, बचा है क्वेश्चंस पीवाईक्यू। तो आप ड्राइव में देखिए इंटीग्रल कैलकुलस का पीवाईक्यूज है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो टाइम निकल गया है, तो विदाउट क्लास का टाइम है, तो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ आज। बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में भी जब अगली क्लास होगी उसमें मैं इंटीग्रल कैलकुलस जो भी क्वेश्चंस आए हैं गेट में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए थैंक यू, यहीं स्टॉप करते हैं।